नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां बिहार में मतदाता कार्डों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का विरोध लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव को भारी पड़ रहा है, क्योंकि उनके 2 वोटर आईडी कार्ड होने का मामला अब सामने आया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल भी उठा दिए कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। अब इस पर चुनाव आयोग ने जांच की और उनका वोटर आईडी कार्ड निकाल दिया। अब जांच में यह पता चला कि तेजस्वी यादव के अलग अलग एपिक नंबर वाले मतदाता पहचान पत्र हैं। एक व्यक्ति को 2 मतदाता पहचान पत्र रखना गैर कानूनी है। इसमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही बिहार में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि एपिक नंबर डालने पर तेजस्वी का पूरा विवरण सामने आ जाता है। एक एपिक नंबर पर तेजस्वी यादव ने 2020 विधानसभा चुनाव लड़ा। अगर 2 वोटर आईडी कार्ड पाए जाते हैं तो उनकी विधायकी पर भी यह भारी पड़ सकता है। वहीं 2 से 3 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। चुनाव आयोग ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर चुका है। 1 सितंबर को वो फाइनल मतदाता सूची जारी करेगा। उसके 2 से 3 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। झूठा ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके। और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। और ये एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है, इसको भी ये कभी नहीं बख्शा। गाली देने का काम, क्या क्या नहीं कहा। तो जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे तो वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। कि बिहार से क्या मिला है, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनके, वो 2 जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखवाए हुए हैं। कैसे इलेक्शन कमीशन को और पूरे प्रोसेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा नाम ही नहीं है। और जब इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया कि भाई आपका नाम है, इसी नाम पर आप चुनाव लड़े हैं, आपका नाम था, 2 जगह आप करवा लिए हैं, अब उनको नोटिस दिया है कि आप ओरिजिनल कागज़ दीजिए, तो आप समझ सकते हैं। और हम तो मांग करते हैं कि इलेक्शन कमीशन और जो इंडिया गठबंधन के नेताओं का देखे कौन कौन लोग 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम रखवाए हुए हैं। तो देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर किस तरह से सियासत बिहार में ही नहीं पूरे देश भर में हो रही है। अब इस पूरे मसले को लेकर हम चर्चा करेंगे और इसमें 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, साथ ही बादशाह आलम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत राहुल आनंद जी मैं आप ही के साथ करूंगी। सर, बिहार में चल क्या रहा है? पहले तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया, फिर चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर पूरा क्लैरिफिकेशन दिया जाता है कि भाई वोटर लिस्ट से तो किसी का नाम नहीं कटा, तेजस्वी यादव का है। फिर ये एपिक नंबर के आधार पर अब 2 वोटर आईडी कार्ड की बात आ गई। रितु जी, सबसे बड़ी बात यह है ना कि एक इंग्लिश की एक कहावत है, द चिंक इन हिज आर्मर इज एक्सपोज्ड। इसका मतलब यह होता है कि ऊपर से निर्भीक दिखने वाला यह व्यक्ति अंदर से कितना डरा हुआ है। देखिए, मैंने इसलिए इस बात की शुरुआत की क्योंकि देखिए, जो अपने आप को भावी प्रत्याशी के रूप में, मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप में अपने आप को जनता के बीच में प्रेषित करते हो, वो अगर इस तरह की भ्रामक बातें करे तो निश्चित तौर पे इनकी संवेदना पे, इनकी मंशा पे शक होता है। और जिस तरह की चुनाव आयोग द्वारा उनको एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें इसके बारे में पूछा गया है, तो निश्चित तौर पर उनको जवाब देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जितने इंडिया अलायंस के लोग हैं जो इस चीजों को बात करते हैं, उन सबकी एक बार जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें पार्टी ऑफ चॉइस की, अगर पटना की बात कर लेते हैं पार्टी ऑफ चॉइस की, तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर देखा जाए सभी क्षेत्रों में तो भारतीय जनता पार्टी को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ 3 लाख से ऊपर नाम कट जाना संदेह के घेरे में भारतीय जनता पार्टी को भी रखती है, क्योंकि उनको भी इस बात का डर होना चाहिए कि हमारे जो लोग होंगे उनका नाम कट गया होगा जी। और जो एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा था किशनगंज, अररिया को लेकर, किशनगंज में अगर देखा जाए तो पटना से कम नाम किशनगंज में कटे हैं। हाँ। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो ग्राउंड वर्क होना चाहिए था, वो ग्राउंड वर्क करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े थे। बूथ से मंडल से लेकर जिला स्तर तक हमारी जो खुद की जो बीएलओ है, उन सबने
डोर टू डोर कैंपेनिंग कर कर हर चीज की खबर रखी, एक सेंटर बनाकर हमने इसके ऊपर काम किया। और ठीक उसी प्रकार अगर बात करें तो इंडिया अलायंस के जितने लोग थे, चाहे वो दिल्ली सदन की बात कर लीजिए या बिहार विधानसभा की गरिमा की बात कर लीजिए, उन लोगों ने सिर्फ तार तार किया। इनको एसआईआर से मतलब नहीं था, इनको सिर्फ और सिर्फ हल्ला करने से मतलब था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये चोर मचाए शोर। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की अमानवीय व्यवहार, जी। जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान तेजस्वी यादव जी के द्वारा दिया गया है मीडिया को ब्रीफ कर कर, यह निश्चित तौर पर यह बताता है कि इनका कोई होमवर्क नहीं है। ये राजनीति करने के लिए ठीक है, एक और छोटा सा रिएक्शन। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि एपिक नंबर बदलता नहीं है। अगर बदलता है तो फिर तो ये बहुत बड़ा घोटाला है चुनाव आयोग की तरफ से, और अगर बदलता है कोई भी एपिक नंबर तो सोचिए कि आम जनमानस का क्या हाल होता होगा। उनका भी एपिक नंबर हमेशा बदल दिया जाता होगा, फिर तो ऐसे घोटाला हो रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन आपका। राहुल आनंद जी। हेलो। देखिए रितु जी, सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है, और इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया देने से अच्छा होगा कि आप जाकर तहकीकात करके उन चीजों को देखिए कि क्या वास्तविकता है। देखिए, अगर इंडिया अलायंस के लोगों के बयान के ऊपर अगर ये प्रतिक्रिया देना हो तो मुझे लगता है कि ये एक हास्यास्पद बयान हो जाएगा, जिस तरह से ये अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो जो दिखा रहे थे जस्ट उसके बगल में आपको एक और बात बता दूं कि सीपीआई एमएल के सांसद हैं सुदामा प्रसाद जी, उनकी वाइफ के पास, उनकी धर्मपत्नी के भी 2 जगह ईपी कार्ड पाए गए हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये लोग किस तरह से धांधली करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लगातार घोटाले करते आए हैं, उसी घोटाले में एक वोट का भी घोटाला ये कर रहे हैं। और मैं आपको एक लास्ट रिएक्शन बता दूं कि जिस तरह से एटम बम फोड़ने की बात राहुल गांधी जी कर रहे थे, वो एटम बम तो उन्होंने फोड़ दिया है। उनके एक बयान से इस चीज की प्रतिक्रिया दी जा सकती है कि उन्होंने स्वर्गीय अरुण जेटली जी के ऊपर आरोप लगाया है, जबकि उनका निधन 2019 में हो गया था। और जो कृषि कानून को लेकर जो डराने धमकाने की जो बात का उन्होंने आरोप लगाया है, उस पर वो खुद ही खंडन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी जी अरुण जेटली जी के भूत से भी बात करते हैं। ठीक है सर। बादशाह आलम जी, आपके पास आते हुए, तेजस्वी यादव पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि सर उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। तो सबसे पहले मैं आरजेडी के प्रवक्ता होने के नाते आप ही से समझने की कोशिश, क्या 2 वोटर आईडी कार्ड है उनके पास जिस पर ये जोरों से सियासत बिहार में हो रही है? देखिए, जो उनके पास 2 ईपिक आईडी है, एक तो उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया ही था कि जिसको उन्होंने डाला तो उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम जो है गायब पाया गया। दूसरा एक जो है, इन्होंने ये दिखा दिया इलेक्शन कमीशन ने कि इनका ईपिक नंबर ये नहीं है, ये दूसरा ईपिक नंबर है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन क्या 2-2 ईपिक नंबर 2-2 आई कार्ड इशू करता है क्या? अभी आए दिनों देख रहे हैं, जब से एसआईआर की प्रक्रिया ये चला रहे हैं, सारे नियम कानून को ताक पे रख के अपनी मनमानी तरीके से 65 लाख लोगों का नाम काट दिया। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, और कोई इनके पास डिटेल नहीं है। कह रहे हैं कि 22 लाख लोग मृत हो गए। भाई, कहाँ मृत हो गए? आपने उसकी कोई लिस्ट दी? कैसे जांचेंगे कि उसकी मृतक हो गया कि नहीं हो गया? 1.2 लाख लोग कह रहे हैं कि यहाँ से पता ही नहीं चल रहा है इनका। तो ये कैटेगरी वाइज लिस्ट देने की जिम्मेदारी इनकी थी। तो ट्रांसपेरेंसी तो इनके सिस्टम में है नहीं। ये बिल्कुल 1 महीना के अंदर इन्होंने आनंद फानम में जैसे चाहा वैसे इन्होंने लिस्ट बना दिया, जिसका नाम चाहा उसका हटा दिया, जिसका चाहा उसका जोड़ दिया। तो इस पर अगर पब्लिक सवाल पूछ रही है, जनता परेशान है। ये मॉनसून सीजन चल रहा है बिहार के अंदर, और ये हमारे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं अपोजिशन के लोग। अरे, सबसे बड़ी झूठी पार्टी तो भाजपा है। ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके और पूरे बिहार के जनता को बिल्कुल उसमें डाल दिया है। कोई इस वक्त बाढ़ के इलाके में देखिए कितने लोग सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, कोसी नदी का क्या हाल है। और ये इसमें ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो इनको सुझाव दिया कि जो 3 कार्ड हैं आपके, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर ईपिक कार्ड है, इसको आप मानो, तो सुप्रीम कोर्ट की सजेशन भी नहीं मान रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल अहंकार में डूबी हुई है, और इस 2025 के इलेक्शन में इस सरकार को भारत की जनता अपना दिखा देगी। अब ये मामला सेंटर तक पहुंच गया है, चंद्रबाबू का लेटर आ गया है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप ये एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। आपका काम एनआरसी करना नहीं है, आप पहचान पत्र देखो,
और फिर वोटर लिस्ट में नाम लिखो। ठीक है सर, तो एक और इसकी कोई रिएक्शन मैं आपसे लूंगी, ट्रांसपेरेंसी क्योंकि देखिए एसआईआर को लेकर न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश भर में सियासत हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से लोकसभा राज्यसभा के बाहर में लगातार जो विपक्षी पार्टी है इंडिया अलायंस गठबंधन है वो प्रदर्शन कर रहा है स्टॉप एसआईआर। लेकिन इसमें मैं ये समझने की कोशिश करूंगी, विपक्ष को ये भली भांति पता है कि एसआईआर को लेकर जिस चर्चा की मांग आप लोग सदन के अंदर कर रहे हैं उस पर सत्ता पक्ष अभी कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो चुनाव आयोग का मसला है, तो डायरेक्ट चुनाव आयोग से विचार विमर्श नहीं हो सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? तो चुनाव आयोग को सारे मसलों का हल तो चुनाव आयोग के पास है, उसे आके जवाब देना चाहिए, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। हाँ। तो वो तो पेपर के थ्रू एक सूचना निकाल देते हैं कि अब ये है और आप ये सब पेपर जमा करिए। वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स ये मांग रहे हैं कि उसमें से एक भी कोई दिखाओ, उन 11 डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी उसमें 9 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आधार की जरूरत है। अब जिस आधार पर हर चीज निर्भर कर रहा है उस आधार को ये नहीं मान रहे हैं, तो इसका तो मतलब ये है कि जो ये मनमाने ढंग से जिसका इनको वोटर लिस्ट में नाम रखना है उसको रखते हैं, जिसका नहीं रखना है रखना है। अब एक एक डिस्ट्रिक्ट से 3-3 लाख लोगों का नाम जो है निकाल दिया, कहीं से 4-4 लाख लोगों के नाम निकाल दिया, कोई ब्यौरा इसका ये दे नहीं रहे हैं। भाई अगर आप 22 लाख लोगों को बता रहे हैं कि मृतक हो गए, तो उनके पास आपके पास कोई प्रूफ है? वो कौन लोग हैं? आप उनका नाम दो, हम निकालते हैं कि उसमें से कितने जिंदा हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, रोज 10-10 आदमी लेके हर बूथ पे चले आ गया कि हमारा नाम मृतक में है, लेकिन हमारा नाम वोटर लिस्ट से क्यों काट दिया, क्यों मुझे मृत बना दिया गया? कैसे इनको पता चल गया कि इतने मृत हो गए? ठीक है सर, 2 सवाल मैं आपसे ले रही हूँ, बहुत छोटे छोटे कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। पहला सवाल आपसे ये है कि आपके अकॉर्डिंग क्या ये मानकर चला जाए कि इस वक्त ना सत्ता पक्ष आप लोगों की सुन रहा है ना चुनाव आयोग आप लोगों की सुन रहा है, हाँ या नहीं? बादशाह आलम जी। नहीं, ये सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग तो दोनों एक साथ मिले हुए हैं। ये अगर चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, अगर वो सर नहीं, मतलब आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर मनमानी तरीके से अपनी चीजें थोपी जा रही है, तो इसका मतलब चुनाव आयोग आप लोगों की नहीं सुन रहा। ठीक है सर, 3 महीने के अंदर कौन सा ऐसा मुसीबत आ गया? चुनाव आयोग अगर आप लोगों की नहीं सुन रहा सर, कोर्ट का दरवाजा है, आरजेडी कोर्ट क्यों नहीं जा रही? फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटा इस पूरे मसले को लेकर। बादशाह आलम जी आवाज पहुंच रही है? बादशाह आलम जी, अगर चुनाव आयोग की तरफ से मनमानी की जा रही है और आरजेडी को उस चीज से परेशानी हो रही है, तो आरजेडी फिर कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रही? नहीं, मामला कोर्ट में है मैडम, मामला तो कोर्ट में 10 तारीख से चल रहा है। अभी कोर्ट ने जो सुझाव दिया वो भी तो चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, वो भी कोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था है, तो जो सुझाव वो दे रहा है कोर्ट, तो उसको कंसीडर करना चाहिए ना चुनाव आयोग को, कि चुनाव आयोग अपने मनमाने तरीके से हंटर चलाता रहेगा और जो डिसीजन ले लेंगे वो सबको मान्य होगा, ऐसा तो नहीं है ना। अभी ठीक है, राहुल आनंद जी जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए ना चुनाव आयोग यहाँ पर आरजेडी की सुन पा रहा है और सत्ता पक्ष से तो वो लगातार गुहार लगा रहा है कि भाई एक बार चर्चा कर लो, चर्चा कर लो, चर्चा कर लो, लेकिन सत्ता पक्ष का भी कोई खास रिएक्शन इस पूरे मामले पर नहीं। रितु जी, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले बिहार सदन चल रहा था और बिहार सदन को चलाने के समय में जब सरकार कह रही थी कि हम एक वास्तविकता चर्चा करना चाहते हैं आपसे, तो सदन में इन लोगों ने हंगामा शुरू किया। और इसके अलावा मैं बता दूं कि एक सप्लीमेंट्री बजट भी लाना था, उसको लेकर भी इन लोगों ने समय नहीं दिया, क्योंकि ये 3 दिन का ही सदन था और ये आखिरी सदन था। दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर देश की राजनीति की बात करें तो वहां भी अगर सदन चलते हुए लगभग 13-14 दिन हो गए हैं, 13-14 दिन में ये चर्चा की मांग तो करते हैं लेकिन चर्चा करने से टकराते हैं। और इसका उदाहरण इन लोगों ने खुद पेश किया है, जब सरकार कह रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर हो, एसआईआर हो, वो एक समान सी प्रक्रिया है, उसके तहत हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो ये कहां चर्चा कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि एक अध्ययन आई थी, मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी लोग पढ़े लिखे हैं और ये जानते भी है वास्तविकता, लेकिन इनकी पार्टी की रणनीति के तहत ये उन चीजों को पर्दा डाल के रखेंगे। और कहा जाता है ना कि महाभारत के एक पात्र में दिखाया गया था कि आंखों पे पट्टी बांधकर बस वही देख बताया जाता था जो उनको जानना होता था, ठीक उसी प्रकार आज विपक्ष करता है, आंखों पे पट्टी बांधा है। एक अध्ययन आई थी रितु जी, डेमोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रल रोड इन्फ्लेशन, द मेकिंग ऑफ बिहार, द मेकिंग ऑफ इंडिया 2025। इस अध्ययन में ही कयास लगाया गया था कि किस तरह से लोग अवैध वोटर जो है, मतलब जो अवैध वोटर कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि जो मृत हो चुके हैं, जिनका हस्तांतरण हो चुका है और जो एक जगह से 2 जगह पे जिनका नाम, मैं इसकी बातें कर रहा हूं। अगर बातें करें तो इसके तहत उसमें एक लेख में हर चीज छपा था। अगर मृत्यु दर की बात की जाती है, मैं बादशाह आलम जी से ही पूछना चाहता हूं, बुजुर्ग व्यक्ति है, पढ़े लिखे हैं और काफी समझदार है और चीजों को बहुत संभावित तरीके से समझते हैं। 2003 में इस लेख में लिखा गया था कि 2003 में जो एसआईआर किया गया था उस समय जिन लोगों की 65 वर्ष उम्र रही होगी, 65 वर्ष उम्र रही होगी, तो 2025 में उनके जीने की कितनी संभावना होगी। पहली बात, इस पे एक अध्ययन की गई। दूसरी,
जन्म और मृत्यु की अगर दर को देखा जाए तो उस समय से अभी तक में कितने लोगों ने जन्म लिया, उतने ही लोगों को जुड़ना चाहिए। ये 1985 से लेकर 2025 तक की मैं बातें बता रहा हूं। इस तरह की बातें आई नजर के सामने, लेकिन हमारा विपक्ष जो है वो चीजों को सुनना नहीं चाहता है। जबकि अगर औसत उम्र की बात करें तो भारत सरकार ने औसत उम्र 75 वर्ष कर रखा है, और 20% में से अगर 10% भी नहीं है तो 10% को लेकर चलने की बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि जो हमारा विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ चोर मचाए शोर वाली बातें कर रहा है। विपक्ष अपने ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं कर रहा है। किसी ने भी आपत्ति दर्ज नहीं किया। जो 12 राजनीतिक पार्टियां बिहार के अंदर हैं, जब उनको वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट दिया गया तो किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं किया। सिर्फ एक ने कहा, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारा नाम नहीं है, वो भी वो एक्सपोज हो गए, और एक्सपोज होने के अलावा आज उनको माफी मांगने की स्थिति आ गई है। देखिए मैं बता रहा हूं ना, ये लोग जिस राजनीति को रणनीति बना के करते हैं, जो इनका समीकरण है, उस समीकरण को लेकर ये प्रभावित हैं और ये डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने जिसको कहा था वो आई हो, उसका नाम कट गया हो। लेकिन ये देश को चिंता में, ये देश को लेकर कभी गंभीर होते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी कैसे पकेगी, कैसे हम सत्ता में आएंगे, इसी के ऊपर विचार करते हैं। मैंने आपको कहा कि लगभग 3.95 लाख लोगों के नाम काटे गए पटना से, जहां पटना में पार्टी ऑफ चॉइस भारतीय जनता पार्टी ही है। अगर भागलपुर की बात कर लीजिए तो 2.44 लाख नाम हटे, गया की बात कीजिए तो 2.45 लाख नाम हटे। अगर गया की भी बात कर लीजिए तो गया शहरी क्षेत्र जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, जो माननीय मंत्री भी हैं। तो इस तरह की चीजें आई हैं, तो हमने ग्राउंड वर्क किया है, आपने नहीं किया है, इसलिए आप परीक्षा में फेल साबित हो रहे हैं। और यही चीज है, हारने की अपनी ये वजह ढूंढ रहे हैं। पहले ईवीएम हुआ करता था, अब चुनाव आयोग हो गया है। ठीक है बादशाह आलम जी, जवाब दीजिए, क्या ये सिर्फ महज चुनाव जीतने के लिए हो रहा है? अगर ये चुनाव जीतने के लिए है तो इससे कैसे जीता जाएगा? क्योंकि आरजेडी को तो फिर अलग रणनीति बनानी होगी। देखिए, हमारे राहुल भाई जो बात कह रहे थे पहले, जिन्होंने जो बात कही, उनकी पहले बात की मैं जवाब दे दूं। जहां तक ये संसद में चर्चा की बात कर रहे हैं, तो संसद जो है चर्चा की जगह है, और उस संसद के अंदर विपक्ष जो है जनता की आवाज होती है, और जो सत्ता पक्ष होता है वो उन बातों का जवाब देता है। लेकिन अभी जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो अपने बहस कराई, इन्होंने आधे से ज्यादा टाइम तो खुद ही ले लिया। 2 घंटा आके मोदी जी बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर हमारे बोल रहे हैं, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी आके बोल रहे हैं। लेकिन ये सारा टाइम ये लोग बोलेंगे, विपक्ष की सवाल को नहीं लेंगे, उसका जवाब नहीं देंगे। ये अभी राजनाथ सिंह ने आके कहा कि भाई सेना का कोई क्षति नहीं हुआ उसके अंदर, और एक लेफ्टिनेंट जनरल हमारे कर्नल साहब आके कह रहे हैं कि 10 लोग हमारे शहीद हुए हैं सेना के, जिनका नाम पार्लियामेंट में नहीं लिया गया। उनकी फैमिली आके वहां धरना प्रदर्शन कर रही है। पहली बात तो ये हुई कि इनके जवाब देना चाहिए, वो जवाब देंगे नहीं, खुद ही बोलेंगे तो इस तरह से थोड़ी ना मसले का सोल्यूशन निकलेगा। दूसरी बात इन्होंने एसआईआर के ऊपर करी, जो ये बता रहे हैं कि 22 लाख लोग मृत हो गए हैं। भाई 2011 में सेंसेक्स हुआ, सेंसेक्स के बाद क्या आबादी बिहार की बढ़ी है कि घटी है? उसमें आज के डेट में जो है भारत सरकार का ये डेटा है बिहार के अंदर के 66% युवा है। इन्होंने 2.9 करोड़ लोगों का जो वोटर लिस्ट में नाम था, इन्होंने 7.2 कर दिया। तो इसमें ये वोटर लिस्ट बढ़ने का इम्कान है कि घटने का इम्कान है? उनको कंसीडर किया जो 18 साल के हो गए। तो ये डिटेल ब्यौरा दे नहीं रहे हैं। उसमें कोई ऐसा कॉलम नहीं है कि कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग मृत हो गए, कौन लोग हैं जो मृत हो गए, कौन लोग बाहर से आ गए। भाई आप बांग्लादेश के लोग आके बिहार में घुस गए हैं, जैसा कि ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके। उनका आप नाम दो ना, भी कौन है वो। आज देखिए बिहार का जो है पर व्यक्ति इनकम कितना है, बांग्लादेश की पर व्यक्ति इनकम कितना है, कौन बांग्लादेशी यहाँ आया जहाँ 1/3 भी इनका नहीं रह गया है इनकम का सोर्स। तो ये सब ये चुनाव आयोग के साथ गलबैया करके ये वोटर लिस्ट में उनका नाम हटा रहे हैं कि जो इनको सपोर्ट नहीं करते बिहार के अंदर, और ये मनमाने तरीके से ये चला रहे हैं। तो ये इनका ये चलेगा नहीं। अब जहां तक तेजस्वी यादव का मामला है, तेजस्वी बात है, एलओपी है बिहार के अंदर, राहुल गांधी यहाँ सेंटर में एलओपी है, कोई वो लोग छोटे मोटे लोग नहीं है, मिनिस्टर सेशन का दर्जा रखते हैं। ये इनकी बातों का जवाब आपको देना पड़ेगा। चलिए, तेजस्वी यादव जी के आपने 2 ईपी आई कार्ड दिखा दिया है, वो भी इलेक्शन कमीशन ने इशू किया हुआ। एक आम आदमी जो देहात में पड़ा हुआ है, जिसके कोई इस वक्त रास्ते नहीं है, वो कैसे इसको अपना नाम उसमें चेक करेगा? उसका नाम नहीं है तो कैसे वो प्रूफ करेगा? जो काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, इनके बीएलओ को करना चाहिए, वो आपने जनता को लाइन में लगा दिया। जैसे नोटबंदी में जनता को लाइन में लगाया था, उसी तरह से वोटबंदी में लगा दिया है कि जनता प्रूफ करे कि मैं वोटर हूं। ये काम इलेक्शन कमीशन का होता है, और ये बीजेपी उसको जो है उसमें हाँ में हाँ मिला रही है। अरे इनके वोटर भी उसमें कट रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ जो है अपोजिशन के ही वोट काटे जा रहे हैं।
लेकिन जनता के जो सवाल है, जनता को जो भ्रम में इन्होंने डाल रखा है, तो उन परिस्थितियों के तहत काम करना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आएगा और हम लोग भी चुनाव को लेकर जनता में जाएंगे और जनता के सामने ये चीजें रखेंगे। जनता तो इनको एक देर देखना नहीं चाहती है अपोजिशन के पार्टियों को, तो ये झूठ बोल बोल के कितने दिन से ये सरकार चलाएंगे भाई। 24 जून को इनको एकदम से पता नहीं कहां से खबर लग गई कि यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लोग घुसे आए, वोटर लिस्ट में 95 लाख लोग बढ़ गए हैं। तो ये सब चीजें ये भ्रम में डाल रहे हैं बिहार की जनता को, और उसके बाद से ये थ्रेट भी कर रहे हैं कि वो SIR को हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर करेंगे। भाई अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, SIR को रिजेक्ट करेगा कि उसको वैलिड करेगा, और आपने पूरे देश में करेंगे इसका ऐलान कर दिया। आप किसको डरा रहे हैं भाई, किसको धमका रहे हैं? जनता चुनती है सरकार को, सरकार जनता को नहीं चुनती, सरकार वोटर लिस्ट नहीं चुनती, वोटर चुनते हैं सरकार को। तो इन सब चीजों का जवाब इन्हें देना चाहिए, लेकिन इससे ये सवाल के जवाब तो देंगे नहीं, वो इधर उधर के मुद्दों पर भड़काएंगे। नेहरू के ऊपर बात करेंगे, ये 1947 के बाद की बात करेंगे। निश्चित तौर पर जो सवाल है उन सवालों के जवाब सत्ता पक्ष से मिलने भी बहुत जरूरी है। लेकिन राहुल आनंद जी, अब लगातार आप लोगों की पार्टी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी ही एकमात्र वो पार्टी है जिसके इशारे पर चुनाव आयोग इस वक्त चल रहा है। अब चुनाव आयोग भले ही आप लोगों के इशारे पर चल रहा है या नहीं चल रहा, वो बात का विषय है, लेकिन अगर चुनाव आयोग की तरफ से जो तेजस्वी यादव के मामले पर वोटर ID कार्ड को लेकर जांच की जा रही है, अगर ये सब सच पाए जाते हैं, तेजस्वी यादव की तो मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन क्या तब चुनाव आयोग तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में कोई केस दर्ज करेगा? देखिए ये तो अगर जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जांच में सही चीज होनी चाहिए। बादशाह आलम जी लौट रही राहुल आनंद जी से सवाल है सर। बादशाह आलम जी जिन बातों को कह रहे थे रितु जी कि डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, आपने देखा है राहुल गांधी जी ने किस तरह का बयान दिया है, तुम रिटायर हो जाओगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। आपको लगता है कि इस तरह की थ्रेटनिंग की बातें करनी चाहिए, नेता प्रतिपक्ष को, नेता प्रतिपक्ष की बातें करनी चाहिए? ये बिल्कुल इनकी ओछी मानसिकता को झलकाता है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये सबसे ज्यादा जो पार्टी शासन कर रखी है वो पार्टी इस तरह की बातें कर रही है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको बीमारी है और उसका इलाज हो रहा है तो कैसे तो वो इलाज कैसे गड़बड़ है। मैं आपको बता दूं कि कभी आपने देखा है क्या कि कभी भी सत्ता पक्ष, माफ कीजिएगा, विपक्ष ने 370 हो या वक्फ बोर्ड हो या फिर पाकिस्तान पे हमले करने की बातें की गई हो, कभी आपके साथ वो खड़ा रहा हो? कभी खड़ा नहीं रहा होगा। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में एक नया आयाम देखने को जरूर मिला क्योंकि वो दबाव था और उनकी रणनीति फेल हो रही थी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जिसको लेकर कभी आपने देखा क्या कि आपके भाई में अगर बंटवारा होता हो और आप अपनी 80% संपत्ति अपने भाई को दे दिए, 20% में आप रह जाइएगा, इस तरह का चीज देखा गया है हमारे देश के अंदर। इसीलिए हम चीजों को बार बार कहते हैं, और मैं आपको भरोसा दिला देता हूं कि SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और जिस आर्टिकल को लेकर घूमते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर घूमते हैं, मैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करता हूं जो ये पुस्तक है, जिसको एक पॉकेट डिक्शनरी के रूप में लेकर हमारा विपक्ष घूमता है। इसी पॉकेट डिक्शनरी जो विपक्ष के लिए है, हमारे लिए भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके भाग 15 में आर्टिकल 324, 325, 326 करके लिखा गया है, जिसके अंदर ये SIR की इजाजत दिया जाता है चुनाव आयोग को, उसके अधिकार दिए गए हैं। कभी विपक्ष इस बात की चर्चा नहीं करता कि 99 सीट अगर आपके आ गए हैं तो कैसे आ गए हैं, और हम कहते थे कि 400 पार होंगे इस बार, और हम 240 पर तक के आ गए, तो हमने कहां गलती की, इसकी समीक्षा हम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि ये गलत है। तेलंगाना के विषय में ये बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तेलंगाना के चुनाव आयोग की CEO ने एक बयान जारी किया है, ये मीडिया पे भी उपलब्ध है, कि 60,000 लोग फर्जी पाए गए हैं हमारे पास, और जिसमें से लगभग 40,000 लोगों का सत्यापन कर ननाम काटा गया है। ये कर्नाटका के विषय में नहीं बोलते हैं कि कर्नाटका में 2023 से 2024 के बीच में 35 लाख वोटर कैसे बढ़ गए, इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनकी सरकार वहां बन गई है, इसलिए इस तरह की चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन विपक्ष अगर इस तरह की बातें करता है तो ये फ्रस्ट्रेशन वाला ये बातें हैं जिसको लेकर विपक्ष हताशा और सहमा हुआ नजर आता है। जी ठीक है बादशाह आलम जी, चूंकि देखिए चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल नोटिस जारी कर दिया गया है तेजस्वी यादव को, जिसमें 2 अलग अलग वोटर ID एपिक नंबर रखने के मामले को लेकर। अब ऐसे में सर अगर ये चीजें सब कुछ सही पाई जाती हैं तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें किस कदर बढ़ेगी, फिर RJD क्या करेगी? इसको चुनाव आयोग ने नोटिस इशू किया, उसका नोटिस का जवाब देंगे तेजस्वी यादव। भाई चुनाव आयोग का नोटिस आया तो उसका जवाब देना पड़ेगा और जवाब दिया जाएगा। लेकिन और भी जो सवाल हैं, जो उससे भी ज्वलंत मुद्दे हैं, उनका जवाब कौन देगा? ये हमारे राहुल भाई जो कह रहे हैं जो बातें, ये तो SIR का तो जो जनप्रतिनिधि DM 1951 है, क्या उसके तहत चुनाव आयोग काम कर रहा है? आपने नाम काट दिया,
पर्ची दी, उससे कोई स्लिप मांगी। जिस तरह के बीएलओ लगाए गए हैं, जैसे जैसे ये इन्होंने 65 लाख लोगों का नाम काट के जो सूची जारी किया हुआ है, चलिए वो ड्राफ्ट सूची है, 1 महीने के अंदर वो अपना ये फ्रेश सूची जारी करेंगे, तो उसमें उन प्रक्रियाओं को फॉलो किया है क्या? अगर उन प्रक्रियाओं को फॉलो किए होते जो जो हमारा जनप्रतिनिधि नियम 1951 कहता है, तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता उसके ऊपर। लेकिन ये मनमाने तरीके से उसके ऊपर कैंची चला रहे हैं, तो ये विपक्ष तो नहीं होने देगा ना। विपक्ष तो बैठा ही हुआ है इनसे सवाल पूछने के लिए, तो जो विपक्ष के सवाल हैं वो इन्हें देने पड़ेंगे। उसको भागने के लिए ये इधर उधर की बात लाते हैं, संविधान बीच में ला रहे हैं। अरे संविधान को आप लोग कब से मानने लगे? ना आप संविधान मानेंगे, ना आप तिरंगा मानेंगे, ना भारत के कानून को मानेंगे। सारा ईडी सीबीआई अपने पक्ष में करके और ये लोगों को परेशान करेंगे, अपोजिशन की पार्टियों के ऊपर ऐसा ब्लेम लगाएंगे। अरे इंक्वायरी करिए, सबकी इंक्वायरी करना चाहिए। ये तो पूरा मीडिया में ये सारी चीजें उपलब्ध है कि कितने ईडी सीबीआई के छापे पड़े, उसमें कितने केसेस में क्या निकल के आया। ये तो सारी चीजें सब पब्लिक डोमेन में है। उसका जवाब देने के बजाय ये इधर उधर भागेंगे एसआईआर के बहाने, तो ये नहीं चलने वाला बिहार के अंदर। ठीक है, मतलब आरजेडी यानी कि विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल आनंद जी का लास्ट रिएक्शन मैं आपसे लूंगी, क्योंकि विपक्षी दलों का ये कहना है कि जिस तरह से नोटबंदी की गई थी, जिस तरह से तमाम ऐतिहासिक फैसले भले ही आप लोगों की तरफ से लिए गए, लेकिन वो थोपे गए थे, वो आम जनमानस पर थोपे गए, जिसके बाद यू टर्न भी कई मामलों को लेकर लिया है। अब ऐसे में ये जो मामला सामने है, इसको लेकर वोट बंदी करार किया जा रहा है आप पर। देखिए रितु जी, यही तो संभावना है, यही तो संभावना है। विपक्ष को तलाशते हैं, जो अच्छे कामों की जो प्रतिक्रिया होती है वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम उस पर प्रतिक्रिया देंगे तो हमारा जो वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा। कभी आपने सुना है क्या कि एक मुसलमानों को सेटलमेंट के तहत जो पार्टी इस्तेमाल करती होगी, उसके साथ हर वक्त वो पार्टी खड़ी रहती होगी? कभी उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया है। अगर आपके देश के अंदर कोई विकार है तो उसको अगर हटाया जाता है तो इसमें क्या गलत है? और ये संवैधानिक प्रक्रिया क्या होती है? क्या इसे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोगों का नाम नहीं कटा होगा? लेकिन हम वहां खड़े हैं, आपत्ति प्रमाण पत्र जारी। ठीक है, लेकिन विपक्ष लगातार यही तो कह रहा है कि कई ऐसे सवाल हैं, न सिर्फ जिस तरह के मामले अभी उजागर हुए, इसके अलावा भी हमारे कई सवाल है जो कि सत्ता पक्ष के साथ साथ चुनाव आयोग को देने चाहिए। अब बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच हो रही है, जांच के बाद किस तरह का खुलासा होता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। आप दोनों मेहमान जुड़े और इस विषय पर चर्चा की है महत्वपूर्ण तरीके से, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।